नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि प्रकाश और आज हम लेकर के आए हैं अनुवांशिकता एवं जैव विकास चैप्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक्स। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो हेरिडिटी एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, आखिर इस पृथ्वी पर जीवन कैसे आया, है ना। तो जैसा कि 4.6 अरब साल पहले पृथ्वी बना है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि 4.6 अरब साल पहले ये पृथ्वी बना है। और पृथ्वी पर जीवन कब आया? तो पृथ्वी पर जीवन जो है लगभग 3.5 अरब साल पहले आया, है ना। ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है, जो कि आप जानते हैं कार्बन डेटिंग ये सबसे पता लगाया जा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति में कि आखिर वैज्ञानिकों ने किस प्रकार से उपकरणों का प्रयोग करके और इस पृथ्वी पर जीवन कैसे आया इसका पता लगाया। तो सबसे पहले दो वैज्ञानिक हैं, मिलर और उरे, है ना। स्टैनली मिलर और हेराल्ड उरे, ये दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पता लगाया एक एक्सपेरिमेंट करके, जिसे मिलर और उरे का प्रयोग कहते हैं। इसमें वैज्ञानिकों ने क्या किया कि वैज्ञानिक स्टैनली मिलर और हेराल्ड उरे ने एक उपकरण में उस समय की स्थिति को उत्पन्न किया जब पृथ्वी पर जीवन नहीं था। समझ में आया? मतलब कि उन्होंने एक ऐसा उपकरण बनाया जिसमें उन्होंने क्या किया कि एक सिचुएशन क्रिएट किया उस समय का, जब यहाँ पर पृथ्वी पर जब जीवन आया उस समय जैसा सिचुएशन था वैसा क्रिएट करने का कोशिश किया, है ना। और उन्होंने देखा, इस प्रयोग में उन्होंने मेथेन, अमोनिया, जलवाष्प तथा हाइड्रोजन के गैसीय मिश्रण में वायुमंडल की बिजली जैसी चिंगारियां उत्पन्न की, है ना। उन्होंने क्या किया? तो मेथेन मेथेन CH4 और अमोनिया, जलवाष्प तथा हाइड्रोजन के गैसीय मिश्रण में उन्होंने वायुमंडल की कुछ बिजली जैसी चिंगारियां उत्पन्न की। वैसा चिंगारियां जो कि उस समय जो बादल गरजे होंगे और जो बिजली गिरती है, वैसा चिंगारियां उत्पन्न किया, है ना। ऐसा कई दिनों तक करने पर उन्हें अंत में रंगीन द्रव प्राप्त हुआ। ऐसा उन्होंने जब किया तो उन्हें एक रंगीन द्रव प्राप्त हुआ जो एमिनो अम्ल प्रोटीन के मूल घटक था। इससे सिद्ध हुआ कि जीवन के मूलभूत रासायनिक तत्व स्वयं बन सकते हैं, है ना। कहने का मतलब कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया तो उसमें उन्होंने देखा कि एमिनो एसिड बना, जो क्या है, प्रोटीन का मूल घटक है हमारा। चलिए तो यहाँ देखते हैं कि धीरे धीरे ये कार्बनिक यौगिक समुद्र में इकट्ठा होकर एक तरह का क्या बनाया इन्होंने कि पेरीमोर्डियल सूप बनाया, है ना। इनसे प्रोटीन, RNA और लिपिड झिल्ली बनी। इन घटकों के से सरल कोशिकाएं बनी। कहने का मतलब ये है कि ये जो कार्बनिक यौगिक था, एमिनो एसिड, ये सब कहाँ समुद्र में इकट्ठा हुआ और एक तरह का प्रीमोर्डियल सूप बनाया। इससे प्रोटीन बना, RNA और लिपिड झिल्ली बनी। हम लोग जानते हैं कि कोशिकाएं जो हैं यही सब चीज की बनी होती हैं। तो इन घटक से सरल कोशिकाएं बनी। और उस सरल कोशिकाओं से क्या हुआ कि फिर मतलब वन सेलुलर से मल्टी सेलुलर एनिमल्स बने और बैक्टीरिया से लाखों वृक्ष मतलब कि पेड़ पौधे बने। और कोशिकाओं से अमीबा से लेकर के और आज तक लाखों जीव जंतु बने हैं, है ना। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर जीवन आया, है ना। और मैं आपको बता दूं कि यही सिचुएशन जब विदाउट मतलब ये तो विदाउट ऑक्सीजन किया गया था, और यही एक्सपेरिमेंट जब ऑक्सीजन के रहते हुए किया गया तो ये एमिनो एसिड नहीं बना। इस प्रकार वैज्ञानिकों ने देखा कि जो ऑक्सीजन है उसकी उपस्थिति में दोबारा पृथ्वी पर जीवन फिर से शुरू नहीं हो सकता है ना। ये विदाउट ऑक्सीजन ही शुरू हुआ। और उसके बाद जो पेड़ पौधे बने, उन्होंने फोटोसिंथेसिस के जरिए फिर क्या किया कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन उनके जरिए आया, है ना। इस प्रकार से पृथ्वी पर ऑक्सीजन आया, पहले ऑक्सीजन नहीं था। तो कहने का मतलब पृथ्वी पर जब जीवन आया, जीवन स्टार्ट हुआ, तो उस समय ऑक्सीजन नहीं था, है ना। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं।
वेरिएशंस विभिन्नताएं क्या होती हैं? तो देखिए, विभिन्नता जीव के ऐसे गुण हैं जिसमें एक ही प्रजाति के जीवों के बीच आनुवंशिक स्तर पर होने वाला अंतर देखा जा सकता है है ना? अंतर देखा जा सकता है, उसको हम लोग विभिन्नता कहते हैं। चलिए, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे आप देखेंगे कि एक ही माता पिता से जो बच्चे जन्म लेते हैं, उनके भाई बहनों में क्या हमें देखने को मिलता है? अंतर देखने को मिलता है। जैसे आपके भाई जो होंगे वे आपसे अलग दिखते होंगे, आपके बहन जो होंगे वे आपसे अलग दिखते होंगे, है ना? तो उनमें क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं विभिन्नता का कारण क्या होता है, आखिर अलग अलग टाइप के क्यों पाए जाते हैं, अलग अलग जैसे क्यों दिखते हैं? तो इसमें क्या होता है कि युग्मक बनते समय जीन पुनः संयोजित होते हैं, है ना? जो युग्मक बनते हैं, तो जैसे जाइगोट, तो उसमें जो जीन्स होते हैं डीएनए के, वह क्या होते हैं? पुनः संयोजित होते हैं। ऐसे करके यह पुनः संयोजित होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि यह विभिन्नता होती है। और क्रोमोसोम पर जीन की व्यवस्था में भी परिवर्तन होती है। जो क्रोमोसोम है उस पे जो जीन पाए जाते हैं, उनमें व्यवस्था में भी परिवर्तन होता है। इसके कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। चलिए, बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। अनुवांशिकता क्या होता है? हेरिडिटी क्या होता है? तो हेरिडिटी जनकों से उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से पैतृक गुणों का संचरण अनुवांशिकता कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुवांशिकता कहलाता है। जो जनक होते हैं, अ, है ना, जो जनक जो, तो उनमें संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से पैतृक गुणों का संचरण होता है। जैसे मनुष्य के बच्चे मनुष्य ही होते हैं, उनके दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, है ना, एक सर होता है। तो कहने का मतलब एक सिर होता है, और इसलिए वे क्या होते हैं कि एक ही जैसे होते हैं। भले उनमें थोड़ी सी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, वे लोग एक दूसरे से अलग दिखते हैं, किंतु वे इंसान ही होते हैं, वे मानव ही होते हैं, है ना? अनुवांशिकता का अध्ययन करने वाली शाखा अनुवांशिकी कहलाती है ना, जेनेटिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? जेनेटिक्स। आगे चलते हैं। अब हम लोग एक और चीज देखते हैं। तो अनुवांशिकता के पिता किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए। अनुवांशिकता के पिता कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को। देखिए, मेंडल के अनुवांशिकता नियम, चूंकि हम लोग जानते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग करके अनुवांशिकता का नियम दिए थे, है ना? मेंडल के, देखिए, मेंडल ने अपने नियम दे दिया था, है ना, उन्होंने उसके बारे में लिख भी दिया था, लेकिन वैज्ञानिकों ने उनके बातों को उस समय उतना महत्व नहीं दिया। लेकिन बाद में फिर इनके नियम पर जब ध्यान दिए गए, तो उन्होंने बहुत मतलब कि अच्छे नियम दिए थे, और ऐसा नियम दिया था कि जो वैज्ञानिकों को शोध करके पता चला कि उन्होंने सही सही नियम दिए थे। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि उन्होंने किसके पौधे, मटर के पौधे पर प्रयोग किया था और नियम दिया था। आखिर मटर के पौधे क्यों? बताइए, मटर के पौधे पर ही उन्होंने प्रयोग क्यों किया, आम के पेड़ पर क्यों नहीं किया? देखिए, मटर के पौधे जो होते हैं, उनमें अलग अलग प्रकार के वेरिएशंस पाए जाते हैं। जैसे हरा मटर, एक होता है हल्का पीला मटर, है ना, और एक होता है पूरा गोल मटर, एक होता है हल्का झुरीदार टाइप का मटर, है ना। तो इसमें टाइप्स पाए जाते हैं। साथ ही मटर का जीवन काल कम होता है अन्य पेड़ पौधों की अपेक्षा। इसका ये जल्दी से उग जाता है ना, इस पे एक्सपेरिमेंट करने में इनको आसानी होता है, इसलिए इन्होंने इस पर प्रयोग किया और इन्होंने नियम दिए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मेंडल ने मुख्य 3 नियम दिए थे। कितने? 3। सबसे पहले उन्होंने दिया था समानता का नियम। समानता का नियम क्या होता है? देखिए, जब दो भिन्न जीन वाले माता पिता का संकरण होता है, तो संतति F1 पीढ़ी, जो जनक पीढ़ी है, में केवल प्रधान लक्षण ही प्रकट होता है, जबकि अप्रभावी, कहने का मतलब रिसेसिव लक्षण दबा रहता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, है ना। देखिए, उदाहरण, जब मेंडल ने एक लंबे पौधे टी, है ना, टी और एक बौने पौधे टी को क्रॉस किया, तो सभी संतति F1 लंबे पौधे टी बने, क्योंकि लंबाई का जीन प्रधान था, है ना।
लंबाई का जीन क्या था, ये प्रधान था, डोमिनेंट था, और ये वाला रिसेसिव था, है ना, अप्रभावी था। चलिए, तो देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के पास, अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कीजिए, है ना, और वीडियो को लाइक भी कीजिए, साथ में कमेंट भी कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है ना। देखिए, ये सब मेहनत से बनाया गया है और आप ही के लिए बनाया गया है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए वीडियो कैसा लगा। चलिए, चलिए ऊपर चलते हैं अब। तो इसमें क्या हुआ कि लंबाई का जीन क्या था, प्रभावी था, इसलिए यह पौधा लंबा हुआ। पृथक्करण का नियम, इसको भी आगे समझेंगे ऊपर कि कैसे लंबा होता है और कैसे छोटा पौधा होता है। पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना। इसमें क्या हुआ कि किसी लक्षण के लिए दो जीन अगली पीढ़ी में जाते समय अलग अलग हो जाते हैं, और किसी एक युग्मज गैमेट में ही उनमें से केवल एक ही जीन जाता है ना। जैसे समझिएगा कि जो भी सेग्रेगेशन का नियम क्या कहता है, किसी लक्षण के लिए दो जीन अगली पीढ़ी में जाते समय अलग अलग हो जाते हैं, है ना, और किसी एक युग्मज में उनमें से केवल एक ही जीन जाता है। जैसे टी और टी अलग हो जाएंगे, अलग होकर के, और फिर अगर टी के साथ मिल गया तो ये बौना पौधा बनेगा, और टी टी के साथ मिल गया तो लंबा पौधा बनेगा, इस प्रकार से, है ना। चलिए आगे चलते हैं। स्वतंत्र संयोजन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें हम लोग देखते हैं, जब दो या अधिक लक्षणों पर विचार किया जाता है तो उनके जीन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से युग्मजों गैमेट्स में जाते हैं, यानी एक लक्षण के जीन का विभाजन दूसरे लक्षण के जीन के विभाजन पर प्रभावित नहीं करता है ना। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए, जब दो या दो अधिक लक्षण जो होंगे उन पे विचार किया जाए तो उनके जीन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से गैमेट्स में जाते हैं, यानी एक लक्षण के जीन का विभाजन दूसरे लक्षण के जीन के विभाजन को प्रभावित नहीं करता है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं एक संकर क्रॉस। इसमें हम लोग ये तीनों नियमों को भी समझ जाएंगे। चलिए, एक संकर क्रॉस में क्या होता है कि देखिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसमें जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर नर व मादा युग्मकों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। जैसे आप समझिए, यहाँ पे देखिए टी टी, है ना, ये टी टी है, ये लंबा है ना, और ये टी टी छोटा है। ये लंबा है पौधा और ये छोटा बौना पौधा है। ये टीटी यहाँ पर आया और ये यहाँ से आया, युग्मक बने, और टीटी लंबा पौधा बना, है ना। ये टीटी जो है ये लंबा पौधा है, ये बौना पौधा, तो ये अलग हो गए, अलग हो करके, और इन्होंने टी और टी, इसमें क्या है, ये वाला लक्षण जो है ये डोमिनेंट है। क्या है? डोमिनेंट है, और यह लंबा पौधा बना, और ये रिसेसिव है। इसके गुण छिप गए और इसके गुण दिख गए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, F2 पीढ़ी के लिए जब इसमें हम लोग देखते हैं कि टी टी और टी टी, तो इसमें F2 पीढ़ी के लिए, दूसरे पीढ़ी के लिए युग्मक बने। तो देखिए, इसमें जो टी है लंबा पौधा, ये बौना पौधा, लंबा पौधा, बौना पौधा, है ना, बौना पौधा। तो इसमें क्या हुआ कि लंबा और ये लंबा बना, तो ये सॉरी यहाँ गलत हो गया है, टी टी हुआ, है ना। यहाँ पर लंबा पौधा बना, और ये टी और ये टी मिला तो ये भी लंबा बना, ये डोमिनेंट हो गया, ये रिसेसिव, इसलिए ये भी लंबा बना, और ये बौना बन गया, है ना। ये छोटा पौधा हो गया। जीन प्रारूपी अनुपात क्या हुआ? तो जीन प्रारूपी अनुपात में यह लंबा, बिल्कुल लंबा जो है, दोनों जीन पर लंबे लंबे जो जीन्स हैं, तो उसमें 1:2:1 बना। लक्षण प्रारूपी अगर अनुपात हम लोग देखते हैं तो लंबा पौधा 3 सिचुएशन में बना और बौना पौधा 1 बार बना। चलिए, तो यह क्रॉस इस बात को साबित करता है कि एक गुण के लिए दो जीन होते हैं जिनमें से एक प्रबल और दूसरा दुर्बल होता है। जैसे कि एक जो
एक गुण था जैसे लंबा, लंबा, है ना, तो इसमें टी और टी है, तो एक जीन जो है यह प्रबल है, डोमिनेंट है, और दूसरा दुर्बल है, रिसेसिव है, इसलिए पौधा क्या बना, लंबा बना। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मेंडल के कार्य में प्रयुक्त शब्दावली, है ना, आखिर कौन कौन से शब्दों का प्रयोग हुआ और उसका अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जीन, जीन क्या होता है, सभी जीवों में अनुवांशिक लक्षणों की वंशागति अनुवांशिक इकाइयों द्वारा होती है, इसे ही जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। जो सभी जीव हैं उनमें जो भी अनुवांशिक लक्षण आगे जा रहे हैं तो वह क्यों कैसे जाते हैं, अनुवांशिक इकाइयों के द्वारा, और यह अनुवांशिक इकाइयां जीन होती है। कौन, जीन। आगे चलते हैं, डोमिनेंट क्या होता है, प्रभावी लक्षण। देखिए प्रभावी लक्षण वह लक्षण होता है जो तब भी प्रकट होता है जब वह अपने दबे लक्षण के साथ मौजूद होता है ना। ये देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यह टी है, लंबा वाला जीन है, और यह बौना वाला जीन है, ये दोनों मौजूद है, लेकिन हमें दिखा कौन, लंबा वाला दिखा, है ना। टी प्रभावी लक्षण है, बड़ा टी क्या है, प्रभावी लक्षण। तो प्रभावी लक्षण उसे कहेंगे जो तब भी प्रकट होगा जब वह अपने दबे लक्षण के साथ मौजूद होगा। चलिए आगे चलते हैं, रिसेसिव, अप्रभावी, है ना, अप्रभावी लक्षण, यह वह लक्षण होता है जो केवल तब प्रकट होता है जब उसके दोनों जीन मौजूद होते हैं, है ना। जीन एक जैसे अप्रभावी होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि टी टी है तो यह क्या है, यह बौना पौधा है, इसके दोनों जीन मौजूद हैं तब यह दिख रहा है। चलिए आगे, समयुग्मजी, होमो जाइगोस क्या होता है, तो यह होता है जब युग्मक में दोनों जीन एक जैसे हों तो इसे समयुग्मजी कहते हैं। जैसे टी टी, टी टी, आर आर, आर आर, दोनों जीन क्या है, एक जैसे हैं, बिल्कुल सेम सेम है ना। अब अगला देखते हैं, विषम युग्मजी, हेट्रोजीगोस, इसमें क्या होता है कि जब एक जोड़ी जीन में से एक प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी हो तो इसे विषम युग्मजी कहते हैं। जैसे एक टी है बड़ा लंबा वाला और एक छोटा वाला टी है। चलिए अब आगे चलते हैं, फिनोटाइप, क्या, फिनोटाइप क्या होता है, तो फिनोटाइप किसी जीव का दिखाई देने वाला बाहरी लक्षण होता है ना। मतलब फिनोटाइप कहते हैं जब उसका बाहरी लक्षण हमें जो दिखाई देता है उसको फिनोटाइप कहते हैं। जैसे उसका रंग, ऊंचाई, आकार आदि, इसको क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, जीनोटाइप, जीनोटाइप क्या होता है, तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, आप नोट्स में भी उतार लीजिए, है ना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए, जीनोटाइप किसी जीव के अंदर मौजूद जीन का आंतरिक अनुवांशिक संगठन होता है, यह हमें नहीं दिखता है लेकिन लक्षण को नियंत्रित करता है ना। कहने का मतलब जीनोटाइप किसी जीव के अंदर मौजूद जीन का आंतरिक अनुवांशिक संगठन होता है, अंदर का अनुवांशिक संगठन होता है, यह हमें दिखता नहीं है लेकिन लक्षण को नियंत्रित जरूर करता है। जैसे टी टी, यह हमें लक्षण दिखता नहीं है लेकिन इसके वजह से लंबा पौधा होता है। चलिए बहुत अच्छे, अब हम लोग देखते हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण। आखिर मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। कितने जोड़े, 23 जोड़े, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको आप नोट कर लेंगे। इनमें 22 जोड़े क्रोमोसोम एक ही प्रकार के ऑटोसोम होते हैं। ये जो 22 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं यह रंग, ऊंचाई, है ना, ये सबको नियंत्रित करने का काम करते हैं, रोग ये सबको भी ये ढोते हैं। देखिए अनुवांशिकता में क्या है कि रोग भी, कोई कोई जो रोग होता है वह भी अनुवांशिक ही चलता है, क्योंकि आपके देखिए आपके अनुसार कोई रोग वह रोग है, खराब है, लेकिन प्रकृति अनुवांशिकी के तहत उस रोग को भी जीन में उस रोग को भी ढोया जाता है ना। लक्षण ही एक प्रकार का समझकर, ये हम लोग के नजर में तो गलत हो सकता है लेकिन जीन तो ये बात नहीं ना जान रहा है, वह ढोता है उस लक्षणों को। चलिए, और 23वां जोड़ा जो भिन्न आकार का होता है, थोड़ा सा छोटा होता है, जिसे लिंक क्रोमोसोम कहते हैं,
है ना, यह रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपका जो बच्चा होगा वह नर होगा कि मादा होगा। चलिए, मादा में एक्स एक्स क्रोमोजोम पाए जाते हैं और पुरुष में कि कौन से क्रोमोजोम पाए जाते हैं, जल्दी बताइए। पुरुष में एक्स वाई क्रोमोजोम पाए जाते हैं। कौन? एक्स वाई क्रोमोजोम होते हैं। ये एक्स वाई क्रोमोजोम ही मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। कहने का मतलब कि स्त्रियों में सिर्फ एक्स एक्स क्रोमोजोम पाया जाता है और पुरुष में एक्स वाई क्रोमोजोम पाया जाता है। तो रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं कि बेटा होगा या बेटी? ये पुरुष होते हैं। पुरुष भी नहीं होते हैं। ये थोड़ी कोई जान रहा है कि जीन कौन सा है, एक्स वाई है कि एक्स एक्स है ना। इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल अगर देखा जाए तो नहीं है, लेकिन क्रोमोजोम जो है हालांकि कहाँ किस में पाए जाते हैं? एक्स वाई पुरुष में पाए जाते हैं और महिलाओं में एक्स एक्स क्रोमोजोम पाए जाते हैं। चलिए इसको डिटेल से समझते हैं। ऐसे देखिए, समझिएगा एकदम अच्छे से। देखिए, पुरुष में 44 जो क्रोमोजोम है वह कौन सा पाया जा रहा है पुरुष में? तो 44 क्रोमोजोम पाया जा रहा है ऑटोसोम और एक एक्स वाई, मतलब 2 एक्स वाई हो गया। ये 46 होता है क्रोमोजोम पूरा मिलाकर। तो 23 जोड़ा 46। कहने का मतलब देखिए, यहाँ पर एक्स एक हो गया क्रोमोजोम और एक वाई, है ना। तो ये 2 क्रोमोजोम और 44 46 हो गए। देखिए, तो पुरुष का एक जो क्रोमोजोम होगा वो 22 प्लस एक्स होगा, मतलब कि 23 क्रोमोजोम। और यहाँ पर भी 22 प्लस वाई 23 क्रोमोजोम यहाँ भी हो गया। स्त्री में भी क्या होगा? 22 प्लस एक्स 23 और यहाँ भी 23। अब क्या होगा इसको अच्छे से समझिए, डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक बार देखिए ये वाला क्रोमोजोम यहाँ आया, है ना, और ये वाला क्रोमोजोम जो है 22 प्लस एक्स ये आया यहाँ। तो क्या हो गया कि 44 प्लस एक्स मादा का, यहाँ पे हम ऐसे कर देंगे, है ना, एक्स 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 छूट गया था। तो 44 प्लस एक्स एक्स क्या बना? मादा, है ना। तो यहाँ पर x और x मिला करके मादा। अब ये x फिर एक बार यहाँ आएगा और यहाँ से ये वाला x कि थोड़ा सा नीचे करने दीजिए, यहाँ पे आप समझेंगे। हाँ, तो यहाँ पर ये x आया एक बार यहाँ और फिर स्त्री वाला x क्रोमोजोम यहाँ मिला करके मादा बना। अब फिर ये 22 प्लस वाई यहाँ और फिर 22 प्लस एक्स यहाँ, ये मिला करके नर बना। और फिर ये वाला एक बार यहाँ आएगा और ये वाला यहाँ आएगा, तो फिर से यहाँ पे नर बनेगा, है ना। तो कहने का मतलब कि अगर शॉर्टकट में समझें तो एक्स एक्स महिलाओं में और एक्स वाई पुरुषों में, तो एक बार एक्स एक्स बन रहा है तो क्या हो जा रहा है? मादा। फिर एक बार एक्स एक्स बनेगा तो मादा, है ना। चलिए, और फिर यहाँ पर हम देखते हैं तो एक्स और इसका वाई एक बार नर, और फिर यहाँ से एक्स और फिर यहाँ से एक बार वाई ये वाला, तो क्या हो जाएगा? नर। मतलब कहने का मतलब 50% चांस होता है कि नर का जन्म होगा और 50% मादा का, है ना। दोनों का सेम सेम होता है। देखिए, जैसा कि एक बार मादा, एक बार नर, एक बार मादा, एक बार नर, यानी 2 बार मादा और 2 बार नर में ऐसा लिंग निर्धारण होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण का ये डायग्राम था। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, कुछ और अनुवांशिक पदार्थ के बारे में देखते हैं कि अनुवांशिकी पदार्थ कौन सा होता है जो कि लक्षणों को ढोने का काम करता है। तो देखिए, अनुवांशिक पदार्थ वह जैविक पदार्थ है जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को स्थानांतरित करने का काम करता है। प्रमुख अनुवांशिक पदार्थ कौन कौन से हैं? तो डीएनए हैं और आरएनए हैं। यह दोनों क्या कर, ये प्रमुख हैं। ये दोनों क्या करते हैं? लक्षणों को ढोने का काम करते हैं। चलिए आगे, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, आप इसको याद कर लेंगे। क्या है डीएनए का फुल फॉर्म? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यह प्रमुख अनुवांशिकी पदार्थ है जो सभी जीवों में पाया जाता है, कुछ वायरस को छोड़कर। कुछ वायरस में नहीं पाया जाता है, लेकिन प्रमुख जीवों में पाया जाता है। चलिए, यह क्रोमोसोम का प्रमुख घटक होता है। इसमें जीन मौजूद होते हैं जो विशिष्ट लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं? नियंत्रित करने का काम करते हैं। और यह जो डबल हेलिक्स है डीएनए, इसका खोज वाटसन और क्रिक ने के द्वारा किया गया था।
है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ये 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, इसको आप याद रखिएगा। चलिए, जीन क्या होता है वहां पर हमने देखा था, एक बार और डिफिनेशन इसमें लिखा हुआ है कि जीन डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा होता है ना, ये डीएनए का ही एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसमें किसी विशेष गुण की जानकारी छिपी होती है। जीन को आनुवंशिकता की मूल इकाई भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, आनुवंशिकता की मूल इकाई किसे? जीन को। अब देखते हैं क्रोमोसोम क्या होता है। चलिए देखिए, क्रोमोसोम क्या होता है, यह एक धागे जैसी संरचना होती है। कैसी? धागे जैसी। यह न्यूक्लियस न्यूक्लियस कोशिका केंद्रक, जो कोशिका होती है उसके केंद्र के अंदर पाई जाती है, और गुणसूत्र डीएनए के बने होते हैं, और डीएनए पर ही जीन मौजूद होता है। और जीन किस चीज का? शरीर का आकार, रंग, ऊंचाई, बीमारियां, लिंग आदि को नियंत्रित करने का काम करती है, उसको ढोने का काम करती है। बहुत अच्छे। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको अगर है ना, तो शेयर करिएगा दोस्तों के पास, और साथ ही क्या कीजिएगा कि आप इसको वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, इससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और साथ ही अगर आप चाहें तो नोट्स पर भी उतार सकते हैं ना। चलिए, उपार्जित लक्षण क्या होता है? एक्वायर्ड ट्रेड्स। तो ये वे लक्षण होते हैं जो किसी जीव ने अपने जीवन काल में पर्यावरण से, अनुभव से या अभ्यास से प्राप्त किए होते हैं। ये लक्षण आनुवांशिक नहीं होते हैं, यानी ये माता पिता से संतान को विरासत में नहीं मिलते हैं। चलिए, इस चीज को हम लोग अच्छे से एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे, है ना। देखिए, उपार्जित लक्षण, जैसे कि मान लीजिए इस पे वैज्ञानिकों का बहस हुआ कि लक्षण जो है उपार्जित, वे ट्रांसफर होने लगते हैं, है ना। क्या होने लगते हैं? लक्षण ट्रांसफर होते हैं। तो एक वैज्ञानिक ने प्रयोग भी किया था जिसमें आप पढ़े होंगे कि चूहे का जो पूंछ होता है उसको काटना स्टार्ट किया, क्योंकि चूहे का जीवन काल छोटा होता है। तो उसको काटे और फिर से वो रिप्रोडक्शन किया, उसके बच्चे का भी काट दिए, फिर उसके बच्चे का भी। लेकिन मतलब 5 से 6 पीढ़ी तक चूहे का पूंछ गायब नहीं हुआ, वह आता रहा, है ना। तो उन्होंने बताया कि नहीं, उपार्जित लक्षण जो है वह अनुवांशिकी नहीं होते हैं। एक एग्जाम्पल और समझिएगा, जैसे कि हिंदू धर्म में, और भी धर्मों में पता नहीं, लेकिन हिंदू धर्म में माताएं बहनें क्या करती हैं कि कान और नाक दोनों, उनका छिद्र होता है कान। तो ये तो हजारों सालों से हो रही है। तो ये जब बच्चे का जन्म होता आगे, तो कान जो है वह क्या होता कि उसमें छिद्र पाया जाता है ना। तो ये तो नहीं देखने को मिलता है। कहने का मतलब उपार्जित लक्षण ट्रांसफर नहीं होते। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, अगर एक लोहार जो है वह रोज हथौड़ा से पीटता है ना, उसका एक हाथ मजबूत हुआ रहता है ना, एक हाथ क्या रहता है? मजबूत रहता है। तो वह हथौड़ा जो है वह क्या है कि क्यों नहीं उसका हाथ एक मजबूत रहता है उसके बच्चे का, है ना। तो यह देखने को हमें मिलता है कि वह हथौड़ा चलाने वाला जो लुहार है उसका हाथ मजबूत नहीं रहता है उसके बच्चे का, है ना। तो उपार्जित लक्षण क्या होते हैं कि ट्रांसफर नहीं होते हैं, है ना, ट्रांसफर नहीं होते हैं। अगर आपको भी कोई ऐसा दिखता है कि एग्जाम्पल, तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलो, ये विरासत में नहीं मिलते हैं उपार्जित। अब डार्विनवाद हम लोग देखते हैं। डार्विनिज्म डार्विनिज्म क्या है ना। तो देखिए, यह एक ही प्रजाति के सभी जीव एक जैसे नहीं होते, उनमें कुछ अंतर, वेरिएशंस पाए जाते हैं। और है ना, कहने का मतलब कि एक ही प्रजाति के जितने जीव हैं वे एक जैसे नहीं होते हैं, है ना। तो उनमें कुछ अंतर, वेरिएशंस पाए जाते हैं, है ना। तो और देखते हैं कि संसाधन सीमित होता है, इसलिए वे संघर्ष करते हैं। कहने का मतलब इन्होंने बोला कि संसाधन इस दुनिया में सीमित है। जैसे संसाधन, खाने पीने की चीजें हैं, ये सारी चीजें वे सीमित हैं, इसलिए वे संघर्ष करते हैं। आप देख रहे होंगे कि काफी आज भी लोग संघर्ष करते हैं। खाने पीने की चीजें हैं वह सीमित मात्रा में उपलब्ध है, जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है ना। केवल वही जीवित रहते हैं जो वातावरण के अनुकूल होते हैं। देखिए, डार्विन ने बताया
कि वही जीव जीवित रहते हैं जो वातावरण के अनुकूल हो जाते हैं, है ना? और अनुकूल हो करके और वे वातावरण के साथ ही घुल मिल जाते हैं, वे जीवित रह जाते हैं। और प्रकृति स्वयं यह तय करती है कि कौन जीवित रहेगा, है ना? देखिए, प्रकृति चुनाव करती है कि कौन सा प्रजाति जीवित रहेगा और कौन नहीं रहेगा। कमजोर जीव धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। कहने का मतलब जो भी कमजोर जीव हम लोग देखते हैं, वे क्या होते हैं कि वे धीरे धीरे वक्त के साथ समाप्त हो जाते हैं, प्रकृति चयन करती है। यह डार्विन जी का कहना था। चलिए, जाति उद्भवन क्या होता है? स्पेसिएशन क्या होता है? स्पेसिएशन, जाति उद्भवन। तो देखिए, यह आम तौर पर तब होता है जब कोई एक प्रजाति दो भागों में बट जाती है और दोनों भाग अलग अलग वातावरण में रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जाति उद्भवन तब होता है जब एक ही प्रकार के लोग दो जगहों पे चले जाते हैं और वे जो है वहाँ के सिचुएशन, वहाँ के वातावरण के अनुकूलित हो जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि वे इतने बदल जाते हैं कि एक दूसरे से प्रजनन भी नहीं कर पाते हैं। वे एक दूसरे से प्रजनन तक नहीं कर पाते हैं, वे एक दूसरे से इतने अलग हो जाते हैं। आप भृंग का उदाहरण ले सकते हैं, बुक में पढ़े होइएगा, है ना? और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो एक ही प्रजाति के हैं, लेकिन दो जगहों पर रहने से उनमें काफी विभिन्नताएं आ गई हैं। अब हम लोग देखते हैं समजात अंग क्या होता है, बताइए। समजात अंग, होमोलोगस ऑर्गन। तो देखिए, वे अंग जो संरचना में एक जैसे होते हैं लेकिन कार्य फंक्शन में अलग अलग हो सकते हैं, उन्हें समजात अंग कहते हैं। कहने का मतलब कि मानव का हाथ जो है और चमगादड़ का पंख, देखिए मानव का हाथ और चमगादड़ का भी जो पंख है, उसमें जो हड्डियां पाई जाती हैं वे सेम पाई जाती हैं। जो मानव का हड्डी ऐसे एक ऐसे ऊपर होता है और दो नीचे होता है हड्डी ऐसे करके, और फिर हाथ होते हैं। तो ऐसा चमगादड़ के भी एक स्ट्रक्चर में देखा गया है। लेकिन मनुष्य के हाथ का कार्य है पकड़ना, है ना? पकड़ना और मतलब किसी चीज को पकड़ना, है ना? और चमगादड़ के पंख का कार्य क्या है? उड़ना। क्या है? उड़ना। ये लोग उड़ते हैं इसकी मदद से। आगे करते हैं विषम जात अंग। देखिए, इसमें क्या होता है कि वे अंग जो कार्य में समान होते हैं लेकिन रचना और उत्पत्ति में अलग अलग होते हैं, उन्हें विषम जात अंग कहते हैं। कहने का मतलब कि ये जो वे, जैसे पक्षी का आप देख सकते हैं पंख, ये अलग अलग जो है रचना के हैं, इनका काम भी है मगर उड़ना। और कीट तितली पंख का, कीट का तितली का जैसे पंख देखिएगा, उस वो अलग तरीका का संरचना पाया जाता है, लेकिन इन दोनों का काम क्या है? एक ही है, उड़ना, है ना? तो आपको वीडियो कैसा लगा बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस चीज़ का मैं नोट्स पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करूंगा, है ना? आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों भी से भी सब्सक्राइब करवाइए। आप सबको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, है ना? जल्दी से। और कमेंट जरूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। देखिए, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, नोट्स बनाने में, तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना? चलिए, धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही वीडियोस के लिए। आप विजिट करते रहिए चैनल पर। धन्यवाद।